हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर, जो कि है 1 नवंबर 2022। आई ऑलवेज कीप रिमाइंडिंग कि आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करो, बी पीडीएफ को डाउनलोड करो, रिवीजन करो। तो इसके पीछे का वजह क्या है? देखो, आज मंथ की शुरुआत है, राइट? Take a new resolution that whatever you read today from this video, from this PDF, from Bpedia, you are going to revise it, after a week. मतलब जब भी आपका नेक्स्ट संडे आ रहा है, आप उस संडे को आज से लेके वो सैटरडे तक जितने भी अपने करंट अफेयर पढ़े हैं, आप संडे रिवाइज करोगे। बिकॉज सी, करंट अफेयर इज समथिंग विच इज नॉट मेड टू बी रिटेन जस्ट बाय वन गो। ठीक है, आप एक बार उसको वीडियो को देख लोगे, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको नहीं होगा। सो प्लीज नोट दैट इन योर माइंड, रिविजन इज द की। तो शुरू करते हैं सबसे पहला हमारा जो न्यूज है उससे। तो सबसे पहला है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, राइट? तो देखो, ये मंथ ऑन मंथ न्यूज है, ये हर मंथ ये न्यूज आपको मिलेगा। तो आई होप आपको ये भी पता चल गया कि 8 कोर इंडस्ट्रीज है क्या। बट फिर भी जिसको पता नहीं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम आए हैं, उनके लिए 8 कोर इंडस्ट्री है: कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये जो 8 कोर इंडस्ट्री है ना, ये 40.27% ऑफ द वेट आइटम इंक्लूडिंग इन द आईआईपी। तो देखो, ये जो 8 सेक्टर्स हैं, राइट, दिस 8 सेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडस्ट्री। मतलब आप एक सिंपल सा लॉजिक से मैं समझाता हूं आपको। सीमेंट, राइट? अब ये सीमेंट का यूजेज क्या है? मतलब सीमेंट कोई भी लोग यूं ही नहीं खरीदेगा, राइट? मतलब ना ये घर में रखने का चीज है ना कुछ है। सीमेंट जो भी खरीद रहा है, मतलब उससे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्रिएट होगा, राइट? तो अगर सीमेंट इंडस्ट्री में ग्रोथ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये एजम्पशन होता है, ये एजम्पशन रियलिटी भी है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है। ठीक है, सेम विद द स्टील इंडस्ट्री। अब फर्टिलाइजर की बात करें, तो फर्टिलाइजर लोग क्यों ही खरीदेंगे? मतलब फर्टिलाइजर खरीदेंगे मतलब उसको लोग अपने खेत में यूज करेंगे। लोग खेत में यूज करेंगे तो fertilizers, if there is an increase in fertilizer sales or consumption, it shows the ripple effect on the agriculture sector, right? वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी। अब आप पूछोगे इलेक्ट्रिसिटी कैसे? तो यहाँ पे भी मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊं। देखो, हम घर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं ना, वो ऑब्वियसली उसका परसेंटेज बहुत कम है। इंडस्ट्रियल यूजेज पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर वहां पे 10% का भी ग्रोथ दिख गया ना, तो उसका बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट है। सिंपल सा बात है। मतलब एक छोटे से इंडस्ट्री में, राइट, जिसका प्रोबेबली मंथली टर्नओवर 1 CR होगा, वो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं मैं, राइट? तो वो शायद ना 2 लाख रुपए का बिल भरता होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो अब सोचो, अगर मैं 10% इंक्रीज बताऊं यहाँ पे, मतलब 1.10 CR। ठीक है, अच्छा नहीं, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं 10% इंक्रीज बताऊं, कितना होगा? 2,20,000। तो ये जो 20,000 का एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं ये जो इसका जो इफेक्ट है, ये बड़ा होगा। मतलब ये जो आउटपुट टर्नओवर मैंने 1 CR का बताया ना, ये कहीं ना कहीं 1.5 CR के आसपास का होगा। मतलब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिसिटी रिटेल साइड पे नहीं है, ये इंडस्ट्रियल यूसेज पे जो इलेक्ट्रिसिटी लगता है, अगर उसमें इंक्रीज हुआ है कंजम्पशन में, तो दिस शोज दैट द इंडस्ट्रीज आर वर्किंग on their full capacity or maybe overtime, right? That's the reason the electricity consumption has gone up. तो ये चीज आपको नोट करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि न्यूज क्या है। तो देखो, ये जो कंबाइंड इंडेक्स फॉर 8 कोर इंडस्ट्रीज है ना, दिस इज इंक्रीज्ड बाय 7.9% इन द मंथ ऑफ सितंबर 22। ठीक है, एज कंपेयर टू पिछले साल, दैट इज सितंबर 21। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द हाइलाइट्स, तो हाइलाइट्स में ऐसा है, फाइनल ग्रोथ ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज। देखो, जून का 2020 का फाइनल हुआ, इट्स 13.1%। ठीक है, प्रोविजनल आया था 12.7%। तो देखो, जो फाइनल डेटा आ जाता है, प्रोविजनल का कोई वैल्यू नहीं होता। मतलब ये 12.7 का कुछ वैल्यू नहीं है, जो भी है ये 13.1 है। ये 13.1 कब का? जून 2021 के साथ इसको कंपेयर किया गया है। तो दिस शोज दैट ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर 10% से ऊपर का ग्रोथ दिखा है, राइट? सो दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे
नेक्स्ट न्यूज पे वो है पीएलआई स्कीम फॉर टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये न्यूज क्या है? तो देखो, जो पीएलआई स्कीम है मतलब प्रोडक्शन लिंक स्कीम, इसको 42 कंपनीज, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ग्रांटेड अप्रूवल टू 42 कंपनीज और इन 42 में 28 एमएसएमई है, बाकी तो बड़े कंपनी है, अंडर पीएलआई स्कीम फॉर टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स। तो मैं बताऊं, ये ना थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बैकग्राउंड को देखेंगे ना, तो ये यूनियन बजट में ही बोल दिया गया था। ठीक है, कुछ बात, लेकिन थोड़ा सा हम इससे पीछे जाते पीएलआई स्कीम को समझते। तो पीएलआई स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। इसको जब टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए एक्सटेंड किया गया 2021 में, तभी ये assumption था कि इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 5G रेगुलेशन। राइट, तो आपको पता है अभी देश में तो 5G लॉन्च हो गया है, लेकिन देखो 5G लॉन्च होना इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं उसको हैंडल करने के लिए। राइट, सिंपल, मैं आपके इससे समझू, मान के चलो आप जिस सिटी में हो उस सिटी में 5G कनेक्शन है, बट व्हाट इफ यू डोंट हैव दैट मोबाइल फोन? आपके पास तो वैसा हार्डवेयर, कैपेबल हार्डवेयर भी होना चाहिए ना, जो कि 5G कैपेबल हो, जो इस नेटवर्क के स्पीड को झेल सके, इसको ले सके। राइट, वो टेक्नोलॉजी हो। अगर आपके पास नहीं है, देन व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग 5G इन योर सिटी इफ यू आर नॉट एबल टू यूज इट? राइट, बाकी सारे फैक्टर्स को आप अलग छोड़ दो। तो अब यही वाला एग्जांपल को आप पूरे देश में लगा दो। सो देश में क्या है कि 5G तो है, लेकिन व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपके पास वो इक्विपमेंट है कि नहीं, डू यू हैव दैट इक्विपमेंट? सो इन दैट सेंस गवर्नमेंट, ये जो पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में, उस सेक्टर्स पे रेवोल्यूशन है। तो इसमें मैं बताऊं, कुछ बड़ी कंपनी लाइक सैमसंग एंड एलजी भी इन्वॉल्व है, एंड नोकिया इज ऑब्वियसली इन्वॉल्व। नोकिया तो बहुत पहले से इन्वॉल्व है इन 5G रेवोल्यूशन इन इंडिया। बट कुछ छोटे कंपनी आप देखो, 28 एमएसएमई, मतलब कुछ छोटे कंपनीज भी ये क्रिटिकल कंपोनेंट इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। राइट, सो द हाईलाइट इज out of 17 companies have applied for the additional incentive of 1% under the design led manufacturing criteria, जो कि यहां से आया है। मतलब आपको ये लाइन पढ़ कैसे लगेगा, क्यों भाई, क्यों ये 1% का एडिशनल इंसेंटिव मांग रहे? तो एडिशनल इंसेंटिव ये मांग रहे बिकॉज जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने बजट में ही कुछ बातें रख दी थी, तो ये वहां से उठ के आ रहा है। नाउ दिस 42 companies have an committed investment of 4115 crore। तो मतलब आप अप्रोक्सीमेट टर्म्स में ये 4000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, दिस इज एक्सपेक्ट टू जनरेट एडिशनल सेल्स ऑफ, तो देखो इसका रिपेल इफेक्ट कितना बड़ा होता है, मतलब 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पे 2.45 लाख करोड़ रुपीस। राइट, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जब इतने मास स्केल पे क्या हो रहा है, 4000 करोड़ अगेन इज नॉट स्मॉल अमाउंट, राइट, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। तो 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, वो 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इज जनरेटिंग ए सेल्स ऑफ 2.45 लाख करोड़। तो ऑब्वियसली ये लोग कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो मतलब कुछ लोग चाहिए, तो इट इज क्रिएटिंग 44,000 एडिशनल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहां पे ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज पे। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। तो ये न्यूज क्या है? तो देखो ये न्यूज है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये अप्रूव्ड महाराष्ट्र फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एट राजनांदगांव पुणे। ठीक है, तो देखो ये जो सिटी का नाम है ना, कई बार कंफ्यूजिंग होता है बिकॉज राजनांदगांव इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सिटी इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। राइट, तो जस्ट उसी के नियरिंग स्टेट, मतलब बॉर्डर स्टेट पे ही है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी एक राजनांदगांव है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखो। सो ये महाराष्ट्र का, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है ये, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूवल दिया है। एग्जैक्ट कॉस्ट की बात करें तो 492.85 करोड़। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। तो सबसे पहले ये डेटा देता कौन है? देखो नॉर्मल जो सीपीआई का डेटा है वो एनएसओ देता है, जो एमओएसपीआई के अंडर में है। लेकिन ये जो है, मतलब लेबर मिनिस्ट्री
ये डेटा देता है फॉर IW, इंडस्ट्रियल लेबर। ये कई बार ना IW लिखा हुआ रहेगा, तो इंडस्ट्रियल लेबर। एंड अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज बीन कंपाइलिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर एवरी मंथ। ठीक है, तो ये हर मंथ का डेटा है। ये सितंबर 2022 का डेटा है। तो क्या बोलता है डेटा? इंक्रीज्ड बाय 11.1% एंड स्टूड एट 131.3। ठीक है, मतलब ये पॉइंट्स बेसिस पे दिखाया जाता है। ऑन 1 month point percentage, it interested by 0.8% with respect to previous month compared to the increase of 0.24% recorded between corresponding month a year ago। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइन लगा आपको। सिंपल टर्म्स में ये है कि एक परसेंटेज पॉइंट, जो एक पॉइंट है, वो 0.84% को दिखा रहा है। ठीक है, सो 0.84 एक्चुअल चेंज है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट मंथ। ठीक है, तो मतलब बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है फॉर CPI IW। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है योटा साइंस MOU विद UP, राइट? सो द स्पेलिंग इज दिस YOTTA। ठीक है, तो योटा डेटा सेंटर वाला न्यूज हमने कुछ दिन पहले देखा था, राइट? कि यूपी गवर्नमेंट एक डेटा सेंटर बनाने जा रहा है। द इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 39,000 करोड़। तो योटा साइंड MOU with the government of Uttar Pradesh to invest rupees 39,000 crore। अगर हम highlights की बात करें, the investment will be used to construct a data center campus in Greater Noida and procure IT equipment and other hardware in phases over 5 to 7 years। ठीक है, अगर हम करंट डेटा सेंटर की बात करें, the data center has been set up with an investment of around 1,500 crore and made operational in a record time of 20 months। An additional investment of 5,000 crore in IT equipment would be made after it all gets operational। Next, the center is spread out on 20 acres। The Yota Greater Noida data center park will offer a total capacity of 30,000 racks। ठीक है, तो ये सारा चीज तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है पायलट फॉर डिजिटल ओपी। तो ये न्यूज क्या है? तो देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी बोला है कि दे विल स्टार्ट द फर्स्ट पायलट ऑफ द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, द डिजिटल रूपी फॉर द होलसेल सेगमेंट फ्रॉम नवंबर 1। मतलब ये आज से शुरू हो रहा है। अब ये कहाँ शुरू हो रहा है? द यूज केस फॉर दिस पायलट will be settlement of secondary market transaction in government securities। ठीक है, तो ये मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में नहीं आया है, ये सिर्फ सेटलमेंट सेकेंडरी मार्केट पे, वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेगमेंट पे ही एप्लीकेबल है अभी तक। एंड ऐसा RBI क्यों कर रही है? The digital rupee is expected to make the interbank market more efficient, as settlement in central bank money will reduce transaction cost by preempting the need for settlement guarantee infrastructure or for collateral to mitigate settlement risk। ठीक है, तो कोई settlement risk है ही नहीं, पैसा नहीं दिया तो। क्योंकि ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, तो इसमें तो कोई फिजिकल नोट्स इन्वॉल्व ही नहीं है। ऑल्दो इट्स एन बैंक ट्रांजैक्शन, बट फिजिकल नोट्स तो इन्वॉल्व होते हैं ना बैंक ट्रांजैक्शन में भी। बट यहाँ पे वो केस नहीं है, तो क्या होगा? कोलेट्रल, रिस्क, गारंटी, ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? सो मैंने आने वाले समय में हो सकता है ये वाले सेगमेंट में CBDC विल प्रूव टू ये कॉस्ट सेवियर। ठीक है, मैं लिख रहा हूं कॉस्ट सेवियर। देन हाइलाइट्स की बात करें, दी पायलट ऑफ द डिजिटल रुपीज रिटेल सेगमेंट विल बिगिन शॉर्टली, मतलब अभी तक ये शुरू नहीं है, विद इन ए मंथ इन सेलेक्ट लोकेशन एंड इन क्लोज ग्रुप कंप्राइजिंग कस्टमर्स एंड मर्चेंट। ठीक है, ये एक मंथ के अंदर कुछ और सेगमेंट में शुरू होगा। अभी इसमें तो शुरू हो गया, होलसेल सेगमेंट में तो शुरू हो गया, रिटेल साइड पे अभी एक मंथ के अंदर ये शुरू होगा। सो विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, वो है सेबी इशू गाइडलाइन। तो देखो, सेबी ने गाइडलाइन इशू किया जो कि जनवरी 1, 2023 से एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा? क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसीज के ऊपर होगा। अभी हाल ही के दिनों में एक तो सेबी ने क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी ब्रिकवर्क रेटिंग्स को बैन किया, मतलब उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया। उसके बाद दे हैव कम आउट विद मल्टीपल गाइडलाइंस, तो आपको सब ध्यान में रखना है। इस गाइडलाइंस में वो क्या बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड नॉमिनी कल्चर की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज सिंबल्स and their definition have been devised for issuer rating or corporate credit rating, said a SEBI circular in its।
ठीक है, द रेगुलेटर हैज डायरेक्टेड दैट रेटिंग सिंबल शुड हैव CRS फर्स्ट नेम एज द प्रीफिक्स, मतलब स्टैंडर्ड बना रहा है चीजों को ताकि लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। The regulator also specified standard description for the rating watch and rating outlook. दोनों अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्टर्स की बात कर रहे हैं, मतलब लोग देख के ही समझ जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में देना है। विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। अब कुछ वन लाइनर की बात करते हैं। रेलवे प्रोजेक्ट, तो प्राइम मिनिस्टर ने 2900 करोड़ का एक अहमदाबाद में प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है, मतलब शुरू किया है, उसमें काम शुरू होगा। फाउंडेशन स्टोन, इस पे भी काम शुरू होगा गुजरात में, ऑफ रुपीज 8000 करोड़। ये दोनों काम प्राइम मिनिस्टर ने कल के दिन में किया है। अब ये हरित, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अभी आपको पता होगा हर डिपार्टमेंट कैंपेन, स्पेशल कैंपेन 2.0 कर रहा है, मतलब साफ सफाई का काम कर रहा है। जो भी सामान ये बेच सकते हैं बेचेंगे, बेच के रेवेन्यू में वो अमाउंट को दिखाते हैं, राइट। तो ये पिछले मंथ से ये काम चल ही रहा है हर डिपार्टमेंट में। तो इन्होंने एक स्पेशल नाम दे दिया है हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स, एंड यही पे देयर कैन बी ए क्वेश्चन। ठीक है, सो हरित आयकर इनिशिएटिव टू इंक्रीज ग्रीन स्पेसेस एंड क्रिएट माइक्रो फॉरेस्ट इन एंड अराउंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिल्डिंग एंड अदर पब्लिक एरियाज। तो इसका मतलब ये है जहां पे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस है उसके आसपास में छोटा मोटा ये लोग प्लांटेशन फॉरेस्टेशन का काम करेंगे अंडर दिस इनिशिएटिव हरित। इसके फुल फॉर्म को भी याद रखना है, इसके डिपार्टमेंट को भी याद रखना है। नेक्स्ट है आरबीआई फाइन्स। The Reserve Bank of India had imposed a monetary penalty of rupees 1.76 crore on Wakaranji Limited for not complying with direction issued by the central bank on ATM deployment targets. ठीक है, next है the penalty has been imposed in exercise of power vested in RBI under section 30 of the Payment and Settlement System Act 2007 PSS Act. तो ये भी आपको ध्यान देना है। With this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning. Till then, unfold your potential with IXMB. All the best. Prepare 50% faster with IXMB. मिलते हैं फिर से कल सुबह।